Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. So today we are going to discuss our next chapter number 8, which is about natural disasters. पहले हम देखेंगे natural disaster होता क्या है. Natural disaster कोई भी ऐसी अनहोनी, कोई भी ऐसा जो हम जिसे कहेंगे कि हमारे साथ बुरा हुआ, वो जो कुदरती हो मगर जिसमें इंसान का कोई हाथ न हो, वो होता है नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, जो इंसान का उस पर कोई काबू ना हो, ना वो कर सकता है ना वो रोक सकता है. तो कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर जिसे हम बोलते हैं, जिस पे इंसान जो बाय नेचर होता है, यानी कि अल्लाह ताला का करना होता है, और जिस पे इंसान पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है. ठीक है, यानी कि बहुत नुकसान होता है, एक रंग से हम ये भी बोल सकते हैं, वो होता है नेचुरल डिजास्टर. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स है, ड्रॉट्स होता है जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो ज़मीन खुश्क पड़ जाती है, वो होता है ड्रॉट्स. फ्लड्स है यानी कि सैलाब, साइक्लोन्स है यानी कि समंदरी तूफान, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि वॉल्केनोज का फटना. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हम देखते हैं यूजुअली किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से इंसान का नुकसान ही होता है. इंसान की जो प्रॉपर्टी है या बहुत सारी डेथ्स होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है. इन्हीं नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, इनसे कैसे बच सकते हैं वो पढ़ना है. आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक्स. ठीक है, हम देखते हैं कभी कभार क्या होता है. अर्थक्वेक हम देखेंगे पहले होता कैसे है. अर्थक्वेक्स का रीज़न है, देखो कुछ टाइप्स के तरीके होते हैं अर्थक्वेक्स के, जैसे कि वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स होता है, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है ज़मीन के नीचे, वो वाले अर्थक्वेक्स होते हैं. तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है हमारी ज़मीन के नीचे से, सरफेस के अंदर से, या तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में दो प्लेट्स टकरा जाते हैं, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं. समझ आ रही है, ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं वो या तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, आप मानो ऐसा ही टकरा जाते हैं, और जिसकी वजह से एक शेक जैसा पैदा होता है ना, हमें भी फिर वो फील होता है कि जैसे कि ज़मीन हिल रही है, वो होता है अर्थक्वेक. कभी कभार हम देखते हैं जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना. यानी कि अगर अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी ताकत से अर्थक्वेक आया है, यानी कि कितनी मैग्नीट्यूड होता है कि अर्थक्वेक की क्या स्ट्रेंथ थी, क्या साइज था. अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, इट मीन्स कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, है ना. अगर बिल्कुल कम मैग्नीट्यूड का है तो कभी कभार वो फील भी नहीं होता है, लेकिन सिस्मोग्राफ पे वो रिकॉर्ड होता है कि अर्थक्वेक आया, लेकिन इंसान कभी फील नहीं करता है. वो होता है बिल्कुल कम मैग्नीट्यूड का. अगर ज़्यादा आएगा तो बिल्डिंग्स गिर जाती है, सड़कें क्रैक हो जाती है ना. और ये जो मैग्नीट्यूड है कि कितने मेजर का या फिर कितनी स्ट्रेंथ का अर्थक्वेक आया है, ये हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे. एक स्केल है जिस पे ये मैग्नीट्यूड मेजर होता है. जितना बड़ा मैग्नीट्यूड हो अर्थक्वेक का, उतना डैमेज होता है. अब हमें देखना है ऐसा हमें क्या करना चाहिए अगर अर्थक्वेक आया और हमें उससे बचना चाहिए. पहला प्रिकॉशन ये है कि हमें जो ही अर्थक्वेक आया तो हमें क्या चाहिए, जल्दी से हमें चाहिए कि हम घर से बाहर निकले. लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चा. फॉर एग्जाम्पल अगर वो छोटे सा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जैसे कि लास्ट टाइम आया था रिसेंटली, सो हेटिश आई, हमने क्या किया, जल्दी से हम बाहर निकले, लेकिन वो बिल्कुल कम मैग्नीट्यूड का था, है ना, हम बाहर निकल पाए. कभी कभार क्या होता है, अल्लाह बचाए, इतना बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है एक ही झटके में कि सब खत्म हो जाता है. उस टाइम इंसान बाहर नहीं जा पाएगा. तो इंसान अगर उस टाइम पे दरवाजे के पास में ही हो तभी उसको बाहर जाना चाहिए. अदरवाइज अगर एक फ्लोर पे हो तो उसको सीढ़ियाँ नहीं उतरनी चाहिए, उसको बेडरूम में ही कुछ अपने आप को ऐसा कवर करना है या फिर होल्ड करना है खुद को कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सके. सेकेंड पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक के समय बिल्कुल हमें
विंडोज़ के पास नहीं रहना चाहिए, या फिर बुक केसेस जिनमें बुक शेल्व्स यानी कि बुक्स वगैरह होती है वो गिर सकते हैं ना, अर्थ के शेक की वजह से ये चीज़ें गिर सकती है, हम पे पड़ सकती है, या फर्नीचर के आसपास हमें नहीं रहना चाहिए, हमें इंजरी हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज़ कि हमें एलिवेटर यानी कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आए। ठीक है, आप जहाँ पे हो आपको वहीं पे रहना है, या तो छुपे हुए रहना है, थोड़ा बैठ के हुए, खुद को ढक के हुए रहना है। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगर अर्थक्वेक आया और आप घर से बाहर हो तो आपको बिल्डिंग्स या ट्रीज से बिल्कुल दूर भागना चाहिए, स्ट्रीट लाइट से दूर भागना चाहिए, पावर लाइंस के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अर्थ के शेक की वजह से ये चीज़ें गिर सकती है, आपको इंजरी हो सकती है। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें कोशिश करनी होती है कि हम खुद को बचा सके। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट होता है वो वाला पीरियड जब आपको बिल्कुल पानी अवेलेबल ना हो, कोई बारिश नहीं होती है उस एरिया में, वाटर अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन सूखी पड़ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, जो लैक ऑफ वाटर यानी कि वाटर की कमी की वजह से इरिगेशन, क्रॉप्स को पानी देना पॉसिबल नहीं है, क्रॉप्स को क्या इवन इंसानों के लिए पानी नहीं होता है अवेलेबल, तो क्रॉप्स की तो बात ही नहीं है। तो क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, जब क्रॉप ही नहीं उगेगा, फूड ही नहीं आएगा ज़मीन से, तो उस वजह से क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, लोगों के पास अवेलेबल फूड नहीं रहता है। तो इस हिसाब से हमारे लिए वाटर कितना ज़रूरी है ना। पानी अवेलेबल ना होने की वजह से कितने क्राइसिस हो सकते हैं, एक तो पानी अवेलेबल नहीं है, दूसरा आपके पास फूड अवेलेबल नहीं होगा, फिर इतना शॉर्टेज रहता है फूड का कि फेमीन आ जाता है। फेमीन होता है अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि आपके पास एक दाना भी अवेलेबल ना हो, और फेमीन यानी कि स्टारवेशन यानी कि भूखे प्यासे होना। उस वजह से क्या होता है, जब लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या हो जाती है, बीमारियां पैदा होती है, बीमारियां फैलने लगती है ना। फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, राइट। जब हम फूड ही नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम पे डिजीजेस अटैक करेंगे, अल्लाह ना करे तो एपिडेमिक्स फैलते हैं। ओके, सेकेंड वन इज साइक्लोन। साइक्लोन आप शॉर्ट में याद रखेंगे, ये समंदरी तूफान है। जैसे आम फ्लड होता है वैसे ही साइक्लोन है। साइक्लोन बिल्कुल एक सर्कल की तरह आता है, गोल गोल जैसा एक तूफान आता है। पानी है, ये भी पानी ही है, आप मानो समंदर का फ्लड। ठीक, समंदर में ज़्यादा पानी होता है, इट मीन्स, इसलिए उसको फ्लड नहीं बोलेंगे ना, आम तौर पे उसको बोलेंगे साइक्लोन। ज़्यादा पानी आ जाता है समंदर, बिल्कुल तूफान की तरह वो पानी आ जाता है सर्कल वे में। तो साइक्लोन समंदर से ही ओरिजिनेट होते हैं, और ये मूव होते हैं कहाँ की ओर, लैंड की ओर। ये बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं हम, नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समंदर का पानी प्रेजेंट होता है, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरा देता है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग ही क्यों ना हो। और ये जो पास में होते हैं ना, बिल्कुल कोस्टल एरियाज़, समंदर के पास में जो एरियाज़ होते हैं, वी कॉल देम कोस्टल एरियाज़, उनको ज़्यादा खतरा होता है, उनका तो नामो निशान नहीं रहता है, और जो भी सामने फिर आ जाता है सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो ये हमारी मतलब हमारी लाइफ के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इंसान तो बचेगा ही नहीं इससे, है ना। नेक्स्ट इज फ्लड्स हमें आम पता ही है, जैसे कि यहाँ पे भी 2014 में फ्लड आया था, है ना, सैलाब, जो कि रिवर है ना, जो नदी होती है, जब उसमें ज़्यादा पानी जमा होता है वो अपने आप मानो उसकी जो लिमिट होती है वो क्रॉस कर देता है। जैसा आप मानो रिवर बैंक जो होता है, आप मानो रिवर का वो एक दीवार जैसी होती है, वो दीवार जब वो क्रॉस कर देता है हैवी रेनफॉल की वजह से ज़्यादा तौर पे, तो क्या हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, यानी कि रिवर वो पानी फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो वो पानी कहाँ की ओर जाता है, जहाँ से हम रहते हैं वो सिटी की ओर जाता है, या फिर बाकी फील्ड्स की ओर जाता है जहाँ से हमारी क्रॉप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवर उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जितनी उसकी लिमिट होती है।
तो हम देखते हैं नेबरिंग एरियाज़ जो रिवर के पास में ही ज़्यादातर एरियाज़ होंगे, पहला खतरा तो उनको ही होता है। रिवर्स भी क्या करते हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होती हैं, इवन इंसान भी कभी कभार सैलाब में डूब जाते हैं, एनिमल्स डूब जाते हैं, है ना। दिस इज़ द नेचुरल डिज़ास्टर। ओके तो इसमें ये प्रॉब्लम भी होता है कि आपके पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता, यानी कि साफ़ पीने का पानी। पानी तो बहुत होता है, सैलाब है, लेकिन पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता है जो आप पिएंगे, क्योंकि वो साफ़ नहीं होता है, तो अनहाइजीनिक होता है, गंदा पानी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती है, जैसे कि कॉलरा, डायरिया ब्रेकआउट होता है। और ये आम बीमारियां नहीं हैं, इनसे क्या होती है, बहुत सारी डेथ्स होती हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम पे हमें चाहिए कि हम एक साथ रहे, कम्युनिटी एक साथ रहे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, यानी कि जो अपनी मदद खुद ही करते हैं, या खुद रिकवर होने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, यानी कि अगर जिनका ज़्यादा नुकसान होता है, विक्टिम्स होते हैं जो जिनका इस डिज़ास्टर से ज़्यादा नुकसान होता है, तो उनकी हेल्प करने आती है। वॉलंटरी होता है जो खुद ही आते हैं हेल्प करने, या फिर NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंटल नाम से ही पता चलता है कि जो इंडिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट से, जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बहुत सारे ये फंड जमा करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, और फिर इन विक्टिम्स की हेल्प करते हैं। इवन लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो फिर विक्टिम्स की हेल्प करती है। इस टाइम पे गवर्नमेंट मत अकेला ही सब कुछ संभाल सकता है, तो बहुत सारी यही ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं सामने, और ये दे ट्राई टू ब्रिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स, ये कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ हेल्प बन सके और विक्टिम्स की मदद कर सके। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।